हेलो बच्चों, पॉलिनेशन चल रहा था। चैप्टर 3 का टॉपिक था। पॉलिनेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। पॉलिनेशन में हमने स्वबाध्यता ये वर्ड पढ़ा था। स्वबाध्यता क्यों होती है कि परागकण सारी परिस्थितियां मौजूद होने के बाद भी परागकण अंकुरण नहीं होता, तो उसके कारण और परिणाम। कारण और परिणाम के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। पहला कारण है कि अगर परागकण का अंकुरण नहीं होगा, स्वबाध्यता में क्या होगा, परागकण का अंकुरण नहीं होगा। परागकण का अंकुरण किससे होता है? जनन छिद्र के द्वारा। परागकण का अंकुरण नहीं होगा, अंकुरण नहीं होगा तो पराग नलिका नहीं बनेगी। पराग नलिका बन भी जाए तो आगे जाकर क्या हो, कंप्लीट अच्छी तरह ना बने, या ये परागकण की नलिका बनने के बाद ये जो भ्रूणपोष था हमारा, इसमें प्रवेश करने से पहले ही नष्ट हो जाए या निषेचन संभव ना हो। ये सारी परिस्थितियां कारण भी हैं और इसके परिणाम भी है कि किन परिस्थितियों में परागकण का अंकुरण क्या होगा, नहीं होगा। अगर अंकुरण हो भी जाए तो क्या जो है निषेचन नहीं होगा। ये सारी परिस्थितियां हैं कि स्वबाध्यता में पराग नलिका क्या होगी, रास्ते में ही फट सकती है या डैमेज हो सकती है। जब पराग नलिका ये तो वर्तिकाग्र पर है कि उचित माध्यम मिलने पर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर क्या हो जाता है, परागकण अंकुरित हो जाता है। परागकण अंकुरण हो गया, पहले तो कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, स्वबाध्यता पड़ा था कि अंकुरण नहीं होता। अगर अंकुरण हो भी जाए तो रास्ते में जाकर ये पराग नलिका नष्ट हो जाएगी, ठीक है। और पराग नलिका नष्ट होने पर अगर अंदर पहुंच भी जाए तो ये जो यहाँ पे बीजांड है, बीजांड में भ्रूणकोश है, उसमें प्रवेश नहीं कर पाएगी। हमारा लास्ट है केंद्रकों का संलयन। जब ये पहले निषेचन से पूर्व ही यहाँ पे केंद्रक था, द्वितीय केंद्र, उसमें संलयन होता है तो वहां पे संलयन नहीं हो पाएगा। तो ये थे स्वबाध्यता के कारण और परिणाम। पॉलिनेशन से ही क्या है, परागण के बाद प्रक्रिया चालू होती है निषेचन की। पॉलिनेशन के बाद ही होता है निषेचन, जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन का लीलियम पादप पर किया था। लीलियम के पादप पर प्लांट था, लीलियम का प्लांट था, जिसके ऊपर 1884 में 1884 में किसने, स्टार्सबर्गर ने इसकी खोज की थी कि निषेचन प्रक्रिया होती है किसमें, लीलियम पादप में जो फूल खिला था उसके ऊपर स्टार्सबर्गर ने किसकी खोज की थी, निषेचन की खोज की थी। ये 1 नंबर का प्रश्न बनता है। निषेचन की खोज किसने की? 1884 में लीलियम पादप पे स्टार्सबर्गर ने इसकी खोज की। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन कि नर व मादा युग्मक, निषेचन किसे कहते हैं, नर और मादा युग्मक के, ये युग्मक है, नर व मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं, संलयन को, फ्यूजन को क्या कहते हैं, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, नर और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। जो इसमें कोशिका बनती है उसको युग्मनज या जायगोट कहते हैं। ऐसे ही एनिमल में भी होता है और प्लांट में भी होता है। और नर और मादा युग्मक के संलयन को निषेचन पादपों में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है। तो नर व मादा युग्मकों के फीमेल और मेल गैमेट्स के फ्यूजन को या संलयन को निषेचन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा, निषेचन किसे कहते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसके बाद है आपका कि निषेचन को आप समझने के लिए क्या बहुत सारी हमारी जो बातें हैं स्टेप बाय स्टेप उनको समझना जरूरी है, क्योंकि हम प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो प्लांट के बारे में हमें क्या समझना जरूरी है कि पॉलिनेशन हुआ, परागण हुआ पहले, फिर निषेचन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो निषेचन कई स्टेप बाय स्टेप में समझा जाता है एकदम से। इसको कम से कम 4 स्टेप में बांटा गया है कि किस प्रकार निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सबसे पहला है पराग कणों का अंकुरण। क्या होगा, पराग
कणों का अंकुरण होगा। परागकण मीन्स पोलन ग्रैंड का जर्मिनेशन होगा और उसके बाद परागकण की इसकी पराग नलिका की वृद्धि होगी। किसमें? सबसे पहले निषेचन की पहली स्टेप होगी कि परागकण का अंकुरण होगा, जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रैंड एंड पोलन ट्यूब का ग्रोथ होगा। पोलन ट्यूब बोलते हैं पराग नलिका को, पोलन ट्यूब की ग्रोथ होगी। इस प्रकार होगी। मैं इसकी लंबवत काट बता रही हूँ। कुछ इस प्रकार ये वर्तिका है और ये हमारा अंडाशय बना रही हूँ। साथ साथ में ये प्रोसेस चलती जाएगी। यहाँ पर परागकण आए और इसका अंकुरण हो गया। अंकुरण होने के बाद किससे अंकुरण हुआ था? यहाँ पे बाह्य चोल था, अंतः चोल था, जनन छिद्र थे। इस प्रकार जनन छिद्र थे बहुत सारे। ये नहीं कि एक परागकण आके बैठेगा, बहुत सारे भी परागकण आके यहाँ पे आसीन हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर जो वर्तिकाग्र होती है, वर्तिकाग्र जिसको स्टिग्मा बोलते हैं, वर्तिकाग्र पर क्या होता है? ग्लूकोज, वसा और रेजिन बहुत सारे माध्यम होते हैं जो अंकुरण को क्या करते हैं? परिस्थितियां प्रदान करते हैं। परागकण के अंकुरण को क्या करते हैं? माध्यम प्रदान करते हैं। वर्तिकाग्र पर क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। वसा और शर्करा, रेजिन आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो परागकण के अंकुरण के लिए क्या उचित माध्यम प्रदान करते हैं। ये हो रहा है परागकणों का अंकुरण। उसके बाद जो होती है अंतः चोल जो होती है, मैंने परागकण की संरचना के बारे में बताया था। अंतः चोल की संरचना जनन छिद्र के द्वारा थोड़ी सी बाहर की तरफ आती है। बाहर की तरफ आएगी तो मैंने कहा था हमने परागकण के अंदर एक कायिक कोशिका थी और एक जनन कोशिका थी। जब अंतः चोल के जो है संरचना बाहर की तरफ जनन छिद्र से आएगी तो क्या होगा? अंकुरण हो जाएगा। परागकण का क्या होगा? अंकुरण हो जाएगा। अब पोलन ट्यूब मतलब पराग नलिका की वृद्धि होनी है। वृद्धि होनी है तो ये अंकुरण हुआ है बाहर की तरफ। अब केंद्रक जो कायिक कोशिका थी वो यहाँ पे आ जाएगी। बड़ी थी क्योंकि आकार में, वो आगे आएगी। वो आगे आ गई और इस प्रकार पराग नलिका की वृद्धि होना प्रारंभ होगी। कहाँ पर? वर्तिका में। वर्तिका कैसी होती है? जो लीलियम पादप मैंने बताया था, लीलियम, जिसमें क्या लीलियम पादप पे स्टारबर्गर ने निषेचन की खोज की, क्योंकि इसकी जो वर्तिका होती है, ये वर्तिका जो होती है खोखली होती है। कैसी होती है? खोखली वर्तिका होती है, बिल्कुल खाली होती है। तो पराग नलिका जो है आसानी से बीजांड की तरफ पहुंच जाती है। पहली थी ये कि पराग कणों का यहाँ पे अंकुरण होगा। क्यों अंकुरण होगा? वर्तिकाग्र पर यहाँ उचित माध्यम पाया जाएगा। वसा, शर्करा, रेजिन होंगे जो इसको अंकुरण के लिए माध्यम प्रदान करेंगे। नेक्स्ट कि जो अंतः चोल था और जनन छिद्र से क्या होगा? बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो परागकण का अंकुरण होगा और पराग नलिका इस प्रकार वृद्धि करने लगेगी। वृद्धि करेगी तो कहाँ जाएगी? वर्तिकाग्र से वर्तिका में जाएगी। कई पादपों में पराग नलिका ठोस भी होती है, कुछ में खोखली होती है। तो लीलियम पादप में किस प्रकार की होती है? खोखली होती है वर्तिका। अब परागकणों का अंकुरण हो गया और पराग नलिका की वृद्धि होगी। सेकंड स्टेप है आपका कि पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, ये है आपका बीजांड। यहाँ पे ये वृद्धि हो रही थी, इस प्रकार वृद्धि होके यहाँ पे बीजांड है और यहाँ पर अंदर भ्रूण कोश बना देती हूँ मैं। भ्रूण कोश है, इस प्रकार ये ऐसी संरचना बनाई थी। यहाँ अध्यावरण है इस प्रकार। तो क्या होगा? पराग नलिका इस प्रकार अंदर बीजांड में प्रवेश करेगी। बीजांड में प्रवेश करेगी तो बीजांड में भी कई प्रकार से प्रवेश करती है। बीजांड में पहले प्रवेश करती है बीजांड द्वार भाग से। बीजांड द्वार भाग से कि जहां पर ये बीजांड द्वार था, ये दिख रहा है, हमने संरचना में पढ़ा था। दूसरे में किससे? निभागीय भाग से प्रवेश करेगी। प्रवेश
तीन जगह से प्रवेश करती है। निभागी, ये वाले खाली जो आधारीय भाग था, निभाग भाग से प्रवेश करेगी। और सी है अध्यावरणों के से प्रवेश करेगी, अध्यावरणों से प्रवेश। तो तीन प्रकार का प्रवेश होता है। ये तीनों प्रकार के प्रवेश में इसमें डायग्राम है कि बीजांड से प्रवेश कर रही है तो किस प्रकार कर रही है। बीजांड द्वार की तरफ से जाएगा, एंटर करेगी पराग नलिका। अगर निभागीय भाग से प्रवेश कर रही है तो इस प्रकार यहाँ से इरेज कर देते हैं। और ये अध्यावरणों से होती हुई ये निभागीय भाग से यहीं से प्रवेश कर जाएगी। निभागीय भाग से प्रवेश करती हुई अध्यावरणों से होती हुई ये भ्रूण कोश में प्रवेश कर जाएगी। नेक्स्ट मैंने बताया अध्यावरणों के द्वारा प्रवेश करेगी। यहाँ पर ये अध्यावरण है, इस प्रकार यहाँ से अध्यावरणों से होती हुई ये भी लास्ट में तो बीजांड द्वार से ही प्रवेश करना है, मगर पहला प्रवेश कहाँ से हो रहा है, निभागीय भाग से हो रहा है। डायरेक्ट यहाँ से घूम के बीजांड द्वार से हो रहा है और एक अध्यावरण से हो रहा है। तीन प्रकार का पराग नलिका में बीजांड का प्रवेश होता है। इस प्रकार जब परागकण यहाँ पे एक अंकुरण होता है, अधिकतर मतलब 90% पादपों में एक ही पराग नलिका बनती है, इसको एक नलिकीय परागकण कहते हैं। और कुछ पादपे जैसे कुकुरबिटेसी, जितने भी बेल वाले, घिया हो गया, तोरी हो गया, लौकी हो गया, करेला हो गया, ये कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। इनमें सब में किस प्रकार का बहुनलिकीय, मतलब बहुत सारी नलिकाएं तो बनेंगी, बहुत सारे अंकुरण कर जाएंगे परागकण, मगर एक ही नलिका लास्ट में होगी, इसलिए एक नलिकीय परागकण। पराग जो एक नलिकीय, एक नलिकीय परागकण और बहुनलिकीय परागकण का अंकुरण। पराग नलिका का वृद्धि कैसी होगी, एक नलिकीय भी होगी और बहु। एक नलिकीय आवृत्तिबीजी पादपों में 90% एक नलिकी होती है। बहुनलिकीय में बहुत सारी नलिकाएं तो बनेंगी, मगर लास्ट में एक ही पराग नलिका अंदर प्रवेश करेगी। ये कुछ ही पादपों में पाया जाता है। कौन से, कुकुरबिटेसी कुल में। कुकुरबिटेसी कुल कौन सा, घिया, तोरी, लौकी, करेला, जितने भी बेल वाले पादप हैं उनमें क्या है, बहु नलिकीय होता है, मगर लास्ट में बहुत सारे परागकण यहाँ पे अंकुरित होते हैं, मगर लास्ट में एक ही परागकण अंदर प्रवेश करता है भ्रूण कोश में। ये हो गया आपका। अच्छा, सबसे लंबी पराग नलिका लगभग 450 mm की मक्का में पाई जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है कि 450 की पराग नलिका, जो ये नलिका की लंबाई है वो मक्का में सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन बनते हैं कि एक नलिकीय किन में पाया जाता है, 90% आवृत्ति बीजियों में एक नलिकीय परागकणों का अंकुरण या पराग नलिका पाई जाती है। बहुनलिकीय किन में पाया जाता है, कुकुरबिटेसी कुल में। सब सर्वाधिक पराग नलिका मतलब लंबाई सबसे अधिक किसकी होती है, मक्का में 450 mm की। नेक्स्ट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। क्वेश्चन बनता है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश कितने प्रकार से होता है, तो 3 प्रकार से होता है। बीजांड द्वारी प्रवेश, निभागीय प्रवेश और अध्यावरणीय प्रवेश। ये आपकी अनुप्रस्थ काट है, इसकी पूरे बीजांड आवृत्ति बीजी पादप की जो अंडाशय भाग है, जयांग भाग है ना, वर्तिकाक, उसकी अनुप्रस्थ लंबवत काट है, जिसमें वर्तिका पे परागकणों का अंकुरण, पराग नलिका की वृद्धि दिखाई जा रही है। नेक्स्ट है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, आपको बताया गया 3 प्रकार से होता है। इस प्रकार थर्ड आपका टॉपिक आता है, इसमें थर्ड टॉपिक है आपका कि भ्रूण कोश में प्रवेश। इसमें भ्रूण कोश में प्रवेश, तो भ्रूण कोश में प्रवेश कैसे होगा, भ्रूण कोश में एम्ब्रायो सेक बोलते हैं, भ्रूण कोश में प्रवेश। यहाँ पे अंकुरण हुआ, पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करी, वर्तिका में वृद्धि करने के बाद बीजांड में प्रवेश करी। बीजांड में हमने बीजांड की संरचना कुछ ऐसी बताई थी, अलग अलग प्रकार के बीजांड बताए थे। तो ये बीजांड में प्रवेश हुआ। बीजांड में ये पूरा जो पार्ट था ये इसके अंदर, ये है बीजांड। बीजांड में प्रवेश, बीजांड में भी ये वाला जो भाग था यहाँ पर
ये था बीजांड द्वार था, ये निभाग था और ये अध्यावरण था। 3 स्थितियों के आधार पर बीजांड द्वार प्रवेश था। अब है भ्रूण कोश में प्रवेश। भ्रूण कोश में लास्ट में पराग नलिका किसमें प्रवेश करेगी? ये रहा हमारा भ्रूण कोश। ये बीजांड द्वार से बीजांड में प्रवेश कर गई और अब भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी। भ्रूण कोश में प्रवेश करेगी तो आपको पता है यहाँ 2 सहायक कोशिका है, 1 जनन कोशिका है, 2 प्रतिध्रुवी, 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं। थोड़ा बड़ा आकार कर देती हूँ मैं इसका। ये इस प्रकार पराग नलिका आई है और ये प्रवेश कर रही है। तो यहाँ पर हमने को पता है 2 सहायक कोशिकाएं हैं, 1 अंड कोशिका, 2 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं हैं इस प्रकार। और द्वितीयक केंद्रक है। द्वितीयक केंद्रक कब बनता है? जब पराग नलिका प्रवेश करती है। आपको पता है पराग नलिका में 2 नर युग्मक हैं। क्या हैं? नर युग्मक, जो क्या करेंगे? निषेचन। नर और मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये जैसे ही फर्स्ट यहाँ पे ये 2 जो सहायक कोशिकाएं, इनके बीच से कई विधियों के द्वारा होता है, इनके बीच से निकलकर अंड कोशिका जो थी, ये सारी कैसी हैं? एन प्रकार की हैं। हमने उसमें बताया था कि 6 कोशिकाएं एन प्रकार की होती हैं और 1 कोशिका 2n प्रकार की होती है। वो 2n प्रकार की ये है और बाकी कैसी हैं? एक सिंगल केंद्रक है। तो ये n प्रकार की कोशिकाएं, ये सारी n प्रकार की। तो n प्रकार की कोशिकाओं को भेजता हुआ ये पराग नलिका आगे जाती है। ये केंद्रक जो है, नर युग्मक जो है, आगे बढ़ते हैं और एक नर युग्मक इधर निकल जाता है और एक यहाँ से भेजता हुआ इनको, और एक नर युग्मक इस n अंड कोशिका को, कौन सी कोशिका है ये? अंड कोशिका, इसके साथ संयुग्मन होता है तो क्या बनता है? 2n सेल बन जाती है। क्या बन जाती है? 2n थे तो ये अंड कोशिका से एक नर युग्मक मिला है तो 1 और 1 कितने हुए? 2, 2n बन गया। तो 2n मीन्स जब हमने n और n लिया था, मीन्स मेल और फीमेल लिया था, तो उनका क्या बना था? 2n बना था, जायगोट बना था। तो ये इस प्रकार 2n बन गया। और जब दूसरा नर युग्मक आगे बढ़ा तो ये द्वितीयक केंद्रक था। क्या था? दूसरा जो n आगे बढ़ा तो क्या सामने क्या मिला? 2n मिला, द्वितीयक केंद्रक। ये कौन है? द्वितीयक केंद्रक मिला। द्वितीयक केंद्रक से ये n मिला तो कितने बन गए? 3n बन गए। ये n मिला इधर और कितना बन गया? 3n बन गया। तो इस प्रकार संयुग्मन से एक तो क्या बना? 2n, द्विगुणित कोशिका बनी, द्विगुणित कोशिका का निर्माण हुआ, जिसे क्या कहा? युग्मक का, युग्मनज कहा। और इसको 3n कोशिका को, ये था 2n बन रहा था इसलिए इसको कहा द्विनिषेचन। इसको सत्य निषेचन भी बोलते हैं, सत्य निषेचन, ट्रू फर्टिलाइजेशन। इसे बोलते हैं प्रथम निषेचन, क्योंकि पहले क्या हुआ? किसने? प्रथम नर युग्मक ने किसको? पहली कोशिका, अंड कोशिका, एन कोशिका को फर्टिलाइज फ्यूजन किया, इसलिए इसको प्रथम निषेचन, सत्य निषेचन या द्विनिषेचन कहते हैं। इसी द्विनिषेचन के फलस्वरूप, इसी 2n कोशिका के फलस्वरूप किसका निर्माण होगा? भ्रूण का, एम्ब्रायो का निर्माण होगा। और जो द्वितीयक निषेचन था, दूसरा निषेचन, इसे जो दूसरा निषेचन हुआ इसे बोलेंगे दूसरा निषेचन। ठीक है, दूसरे निषेचन को असत्य निषेचन भी कहते हैं या द्विनिषेचन भी कहते हैं, या त्रिशल्यन, क्योंकि 3n साथ में मिल रहे हैं इसलिए इसको त्रिशल्यन कहा। तो त्रिशल्यन होने पर क्या बनेगा? 3n, और ये 3n ही भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। एम्ब्रायोसेक किसमें? एम्ब्रायोसेक के अंदर एम्ब्रायोसेक का डेवलपमेंट हुआ। एम्ब्रायोसेक में 3 प्रतिध्रुवी कोशिकाएं बनी, जिसे भ्रूण कोश का है ना, 3 प्रतिध्रुवी, 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, एक द्वितीयक केंद्रक।
जब इसमें नर युग्मक प्रवेश करे तो पहली अंड कोशिका के निषेचन से फ्यूजन से 2n बना, जो बाद में डेवलप होकर भ्रूण बनेगा, और दूसरे नर युग्मक से 3n केंद्रक को संलित किया तो 3n बना, जिसको त्रिशल्यन कहा। और इस प्रकार भ्रूण पोष, ये जो 3n है यही भ्रूण पोष बनाएगी, मीन्स भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली सेल का निर्माण करेगी।